हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, उनको आप बोल सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज करने के लिए, जो कि है अलीम10। इस रेफरल कोड को यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सारे कोर्सेज पे अप्लाई होता है, फिलर फॉर्म के सारे कोर्सेज पे ये अप्लाई होता है। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो क्लासेस हैं वो डेली 3 PM पे होती हैं। इनकेस अगर 3 PM पे क्लास नहीं हो पाती है तो क्लास 8 PM पे होती है। ठीक, ये इमरजेंसी के लिए है, बाकी 3 PM पे डेली क्लासेस हमारी होती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक नए थिंकर के साथ, जो कि है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। 1 मिनट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के बारे में। जैसे कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस वाज अ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस क्या थे? फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एंड एथनोलॉजिस्ट थे। ठीक, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि ये फ्रांस के थे, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इथनोलॉजिस्ट थे, whose work was key in the development of the theories of structuralism and structural anthropology। तो इनका वर्क जो है वो एक तरह से ये माना जाता है, बहुत सी इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है थ्योरीज को डेवलपमेंट करने के लिए। थ्योरीज के डेवलपमेंट में, किस तरह की थ्योरीज के डेवलपमेंट में इनका वर्क माना जाता है इम्पोर्टेंट, तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो इनकी जो थ्योरीज हैं वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड हैं? स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है या स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे, स्ट्रक्चरलिज्म पे और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे इनकी सारी थ्योरीज हैं। दूसरा, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ठीक, सो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और नस्ल विज्ञानी थे। ठीक, तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस क्या थे? फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और नस्ल वैज्ञानिक थे। इनको
जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के साथ आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक, तो जेम्स फ्रेजर के साथ ज्यादातर इनके काम जो है वो जेम्स फ्रेजर के हैं, जॉर्ज फ्रेजर के साथ हैं, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के साथ हैं, जिसमें इन्होंने आधुनिक मानव विज्ञान का इनको पिता माना जाता है, यानी कि मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का पिता माना जाता है इनको। ठीक, इनका बर्थ हुआ था 28 नवंबर 1908। ठीक, और इनकी डेथ हुई थी 13 अक्टूबर 2009। इन्फ्लुएंस बाय, यानी कि ये किससे इन्फ्लुएंस थे, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस किससे इन्फ्लुएंस थे, तो ये है फर्डिनेंड डी सॉसर, इमाइल डर्कीम, कार्ल मार्क्स। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में याद रखना है। बॉर्न और डेथ से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इनकी जो मेथोलॉजी है, तो इनकी मेथोलॉजी में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है माइथोलॉजी या माइथोलॉजिक, माइथोलॉजी या माइथोलॉजिक। ठीक, सो ये इनकी मेथोडोलॉजी है, माइथोलॉजी या माइथोलॉजिक, पौराणिक कथाओं और पौराणिक कथाएं। ठीक, ही कंसीडर स्ट्रक्चर एज अ मॉडल और मेथड, उन्होंने स्ट्रक्चर को एक मॉडल और मेथड के तौर पे कंसीडर किया है। तो इनकी जो मेथोलॉजी है वो माइथोलॉजी के बेस पे है या माइथोलॉजी या माइथोलॉजिक के बेस पे। ठीक, ही कंसीडर स्ट्रक्चर एज अ मॉडल, मॉडल और मेथड, इन्होंने स्ट्रक्चर को एक मॉडल कहा है या मेथड कहा है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हु कंसीडर स्ट्रक्चर एज मॉडल और मेथड। ठीक, उन्होंने संरचना को एक मॉडल या पद्धति के रूप में माना है। तो संरचना को किसने एक मॉडल, एक पद्धति के रूप में माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक, उन्होंने संरचना को एक मॉडल या पद्धति के रूप में माना है और इनकी ज्यादातर जो स्टडी है वो पौराणिक कथाओं या पौराणिक कथाओं के ऊपर है। ठीक, कल्चरल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने डिस्कस किया है, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एम जोरेट ने किया था। ठीक, सबसे पहले एनजोरेट ने किया है कल्चरल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कल्चरल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक, अब इनर्शिया से क्या मतलब होता है कि कोई चीज जिस स्टेट में रहती है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, नाइन्थ की फिजिक्स में, नाइन्थ क्लास की जो फिजिक्स की बुक होती है उसमें हम लोगों ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इनर्शिया का क्या मतलब होता है, इनर्शिया का मतलब ये कि कोई भी बॉडी अपने एक स्टेबल स्टेट में रहने की कोशिश करती है। जैसे आपने कभी भी बस वगैरह से जब सफर किया होगा या किसी भी गाड़ी से करते हैं हम, तो अचानक जब ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमेशा आप लगातार आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अचानक जब गाड़ी रुकती है तो आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है उस ब्रेक को और अपने स्टेट में रहने की वजह से वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक, सो यही है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। इसी तरह कल्चरल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है, कल्चरल इनर्शिया मतलब होता है कि कल्चर जो है वो अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे रखने की कोशिश करता है, यानी कि कल्चर अपने आप को कभी भी बदलने नहीं देता। अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, इसी को कहा जाता है कल्चरल इनर्शिया। और कल्चरल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, सबसे पहले इसको डिस्कस किया है एम जोरेट ने। ठीक, रिफर्स टू अवॉइड कल्चरल चेंज, यहाँ पे देखिए यही है जो मैंने समझाया, इट रिफर्स टू अवॉइड कल्चरल चेंज, यानी कि ये कल्चरल चेंज को अवॉइड करता है, उसको रेजिस्ट करता है। ठीक, कल्चरल इनर्शिया एम जोरेट ने दिया है, रिफर्स टू अवॉइड कल्चरल चेंज, यानी कि ये कल्चरल चेंज को या कल्चरल चेंज जो है उसको अवॉइड करता है या रेजिस्ट करता है। ठीक, जिसको सांस्कृतिक जड़ता कहा जाता है। ठीक, सांस्कृतिक जड़ता का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले एम जोरेट ने डिस्कस किया, उसके बाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। इसका क्या मतलब होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन से बचने के लिए संदर्भित करता है, यानी कि संस्कृति में जो परिवर्तन होता है, संस्कृति उस परिवर्तन से अपने आप को बचाती है या उस परिवर्तन को रोकती है, इसी को सांस्कृतिक जड़ता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का ब्राइकोलेज। ब्राइकोलेज क्या होता है, ब्राइकोलेज। ठीक, सो ब्राइकोलेज क्या होता है, ब्राइकोलेज इज द स्किल ऑफ यूजिंग व्हाटएवर इज एट हैंड and recombining them to create something new।
जो भी आपके पास है उसी का इस्तेमाल करके आप कोई नई चीज अगर बनाते हैं, यानी कि कुछ और चीज लाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि जो भी चीजें आपके पास हैं उसी चीज का इस्तेमाल करके अगर आप एक नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को ब्राइकोलाइज कहा जाता है। ठीक, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने दिया है। ठीक, तो ब्राइकोलाइज इज द स्किल ऑफ यूजिंग व्हाटएवर इज एट हैंड एंड रिकम्बाइनिंग देम टू क्रिएट समथिंग न्यू। जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, उसको एक रिकम्बाइन करके एक नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं, तो उसी को ब्राइकोलाइज कहा जाता है। ठीक, ये एक स्किल है। ठीक, कि आपके पास जो भी है आप उससे नई नई चीजें बनाते जा रहे हैं। ठीक, ब्राइकोलाइज जो कुछ भी हाथ में है उसका प्रयोग करने और कुछ नया बनाने के लिए उन्हें पुनः संयोजित करने का कौशल है। तो ब्राइकोलाइज क्या है, एक कौशल है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी है, जो भी चीजें, जो भी स्रोत आपके पास है, उस स्रोत का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आ, योजना को, इसी कौशल को क्या कहा जाता है, ब्राइकोलाइज कहा जाता है। ठीक, so bricolage is the skill of using whatever is at hand and recombining them to create something new. ब्राइकोलाइज जो कुछ भी हाथ में है उसका उपयोग करने और कुछ नया बनाने के लिए उन्हें पुनः संयोजित करने का कौशल है। ठीक, तो समझ में आ गया ब्राइकोलाइज क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्राइकोलियर। ब्राइकोलाइज हो गया, उसके बाद आता है ब्राइकोलियर। ब्राइकोलियर क्या होता है, हु इज द सैवेज माइंड works with his hand in devious ways, puts pre-existing thing together in new ways. ठीक, तो who is the savage mind, इसमें इन्होंने जो है ये बताया है कि इनके पास जो भी काम होता है, जो भी चीजें होती हैं, जो भी इनके पास होती हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एक नई चीज बनाते हैं। ठीक, सो हु इज द सैवेज माइंड वर्क्स विद हिज हैंड in various ways, put pre-existing things together in new ways। जो भी पहले से मौजूद चीजें हैं उसको एक नए तरीके से रखने को, एक नए तरीके से पेश करने को क्या कहा जाता है, ब्राइकोलियर कहा जाता है। एंड मेक्स डू विथ वट एवर इज एट हैंड। ठीक, और कुछ चीजें बनाते हैं जो भी आपके हाथ में है उसी का इस्तेमाल करके अब वो चीज बना रहे हैं, तो इसी को ब्राइकोलियर कहा जाता है। जो जंगली दिमाग है, ये एक तरह एक बुक है, सैवेज माइंड इनकी एक बुक है, अपने हाथों से कुटिल तरीकों से काम करता है। तो ये क्या करते हैं, अपने हाथों से, जो सैवेज माइंड के लोग होते हैं वो अपने हाथों से कुटिल तरीके से काम करते हैं और उनके पास जो भी चीजें पहले से मौजूद है उसको एक नए तरीके से, नए ढंग से रखते हैं और एक नई चीज बनाते हैं जो भी उनके हाथ में होता है उसका इस्तेमाल करके। तो उन्हीं को ब्राइकोलियर कहा जाता है। यानी कि ब्राइकोलाइज क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक स्किल है, एक कौशल है जिसके जरिए आप वो काम करते हैं और जो कर रहा है उसको ब्राइकोलियर कहा जाएगा। ठीक, who is the savage mind works with his hand in various ways, put pre-existing thing together in new ways and makes do with whatever is at hand। जो जंगली दिमाग है, ठीक, वो अपने हाथों से कुटिल तरीकों से काम करता है और जो भी उनके पास पहले से चीजें मौजूद हैं उसको एक नए तरीके से एक साथ रखता है और जो कुछ भी हाथ में है उसके साथ करता है, यानी कि उसके साथ एक नए तरीके से काम करता है। ठीक, what Levi-Strauss points out here is that signs already in existence are used for purposes that they were originally not meant for। अब इन दो कॉन्सेप्ट से क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहना क्या चाहते हैं, तो कहना का ये चाहते हैं कि जो भी साइंस आजकल मौजूद हैं, जो भी चिन्ह जो है वो आजकल मौजूद है, साइंस मतलब आप एक लैंग्वेज कह सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आज मौजूद है उसका इस्तेमाल उन चीजों को करने के लिए किया जाता है, उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो चीजें वो ओरिजिनली उसका मतलब नहीं होता है। यानी कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं उसका ओरिजिनल मीनिंग कुछ और था लेकिन उसको धीरे धीरे नए तरीके से पेश करते करते उसका एक मीनिंग ही बदल गया। ठीक, सो इसी को बताने के लिए उन्होंने ब्राइकोलेश और ब्राइकोलियर का कॉन्सेप्ट दिया है। व्हाट लेवी-स्ट्रॉस पॉइंट आउट हियर इज दैट signs already in existence are used for purposes that they were originally not meant for। ठीक, मतलब जो उनकी ओरिजिनल मीनिंग थी वो नहीं, बल्कि एक अलग पर्पज से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो वर्ड उनके पास पहले से था उसको एक नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
सो लेवी स्ट्रॉस यहाँ बताते हैं कि पहले से मौजूद संकेतों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिनके लिए वो मूल रूप से नहीं थे, यानी कि जो भी संकेत थे उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती थी, कुछ ना कुछ उसका अर्थ होता था। अब वो अर्थ जो है, जो उसका पहले से जो मूल अर्थ था वो निकाल दिया गया है और उसको एक नए अर्थ के साथ उस वर्ड का, उस संकेतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी को कहा जा रहा है कि आपके पास वो संकेत थे, उसका एक नए तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी को बताने के लिए क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने ब्राइकोलेस और ब्राइकोलियर का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट आता है बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बाइनरी अपोजिशन, द्विआधारी विरोध। बाइनरी अपोजिशन यानी कि द्विआधारी विरोध। अब ये क्या होता है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बिलीव बाइनरी अपोजिशन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो बाइनरी अपोजिशन क्या है? दो चीजें जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। बाइनरी अपोजिशन मतलब यही होता है, द्विआधारी विरोध मतलब दो चीजें जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, एक दूसरे के विरोध में होती हैं। ठीक। सो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बिलीव्ड बाइनरी अपोजिशन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ह्यूमन कल्चर एंड ऑल ह्यूमन वेज ऑफ थॉट। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि जो ह्यूमन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ह्यूमन कल्चर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या ह्यूमन के जो सोचने की शक्ति है, जो सोचने के तरीके हैं, वो सारी चीजें किस पे बेस्ड होती हैं? बाइनरी अपोजिशन के बेस पे होती हैं, बाइनरी अपोजिट्स के बेस पे होती हैं। ठीक। सो एक तरह से आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी स्ट्रॉस all human culture and all human ways of thought is formed through। तो बाइनरी अपोजिशन, बाइनरी अपोजिट्स इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बिलीव्ड बाइनरी अपोजिट्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ह्यूमन कल्चर एंड ऑल ह्यूमन वेज ऑफ थॉट। यानी कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस कह रहे हैं कि जो बाइनरी अपोजिट्स होते हैं वही ह्यूमन कल्चर को बनाते हैं। ठीक। ह्यूमन कल्चर के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता ही है ह्यूमन कल्चर का या ह्यूमन थॉट का। ठीक। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मानते हैं कि द्विआधारी विरोध ने सभी मानव संस्कृतियों की मूल संरचना और विचार के सभी मानवीय तरीकों का गठन किया है। ठीक। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का ये मानना है कि जो द्विआधारी विरोध है वही सभी मानव संस्कृतियों की मूल संरचना है और वही विचार के सभी मानवीय तरीकों को गठन करता है। ठीक। सो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बिलीव्ड बाइनरी अपोजिट्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ह्यूमन कल्चर एंड ऑल ह्यूमन वेज ऑफ थॉट। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मानते थे कि द्विआधारी विरोधों ने सभी मानव संस्कृतियों की मूल संरचना और विचार के सभी मानवीय तरीकों का गठन किया है। In terms of communication studies, he also said binary pairs were essential to all human signifying structure। तो all human signifying structure के लिए भी binary pairs जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो, अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार। ठीक। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी जो बाइनरी पेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी ह्यूमन सिग्निफाइंग स्ट्रक्चर को बताने के लिए। संचार अध्ययनों के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि बाइनरी जोड़े यानी कि द्विआधारी जोड़े जो होते हैं वो सभी द्विआधारी जोड़े जो होते हैं वो सभी मानव संकेतों, संरचनाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक। तो अगर आप संचार की भी बात करते हैं तो वहां पे द्विआधारी जोड़े भी बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक। मानव संकेतों की संरचनाओं के लिए, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बाइनरी अपोजिट्स हैं। रॉ एंड कुक, ये भी एक दूसरे के बाइनरी अपोजिट्स हैं। तो हॉट एंड कोल्ड के बारे में बात किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, रॉ एंड कुक के बारे में बात किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। गर्म और ठंडे के बारे में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने बात किया है और कच्चा और पका हुआ के बारे में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने बात किया है। तो ये आप याद रखिएगा, बाइनरी अपोजिट्स में हॉट एंड कोल्ड, रॉ एंड कुक्ड। ठीक। गर्म और ठंडा, कच्चा और पका हुआ। नेक्स्ट आता है मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के मॉडल्स कौन कौन से? ठीक। सो मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कौन बात करता है ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे भी मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर आता है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का कॉन्सेप्ट है। कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल। तो पहला टाइप जो इन्होंने बताया मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर का वो है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल, सचेत बनाम अचेतन मॉडल।
ठीक, सचेत बनाम अचेतन मॉडल। ठीक, तो अब देखते हैं सचेत बनाम अचेतन मॉडल क्या होता है, कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कॉन्शियस मॉडल, यानी कि सचेत मॉडल। अब ये क्या होता है, द मॉडल थ्रू विच अ सोसाइटी व्यू इटसेल्फ आर नोन एज कॉन्शियस मॉडल। ऐसा मॉडल जिसके थ्रू सोसाइटी अपने आप को देखती है, अपने आप को व्यू करती है, इसको कॉन्शियस मॉडल कहते हैं। यानी कि सोसाइटी किस लिए है, सोसाइटी अपने आप को किसके जरिए व्यू करती है, मतलब कोई भी सोसाइटी कैसी है कैसी नहीं है, वो जैसी दिखती है, अपने आप को जैसा दिखाती है, वो क्या है, कॉन्शियस मॉडल है उसका। ठीक, द मॉडल थ्रू विच अ सोसाइटी व्यूज itself are known as conscious model. These are the models that remain on the surface and are readily observable. ठीक, तो ये ऐसे मॉडल हैं जो हमेशा सरफेस पे रहते हैं और इसको आप आसानी से जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, द मॉडल थ्रू विच अ सोसाइटी व्यूज इटसेल्फ आर नोन एज कॉन्शियस मॉडल। These are the models that remains on the surface and are readily observable. ठीक, जिन मॉडलों के माध्यम से समाज खुद को देखता है, यानी कि समाज अपने आप को कैसा देखता है, वो जो मॉडल है वो सचेत मॉडल कहलाता है। ठीक, तो सचेत मॉडल ऐसा मॉडल है जिन मॉडलों के माध्यम से समाज अपने आप को देखता है और उन्हें चेतन मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये ऐसे मॉडल हैं जो सतह पर रहते हैं और आसानी से देखने योग्य हैं, यानी कि आसानी से आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल है। आप किसी भी सोसाइटी को देख के बता सकते हैं कि उस सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं, कैसी दिखती हैं। ठीक, तो सोसाइटी अपने आप को जैसा देखता है उसी मॉडल को सचेत मॉडल कहा जाता है। ठीक, दीज आर नोन एज होम मेड मॉडल्स। इसके अलग अलग नाम बताए हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला है होम मेड मॉडल्स। नॉर्म्स आर व्हाट होममेड मॉडल्स, नॉर्म्स और व्हाट लेवी स्ट्रॉस कॉल्ड एज इनसाइडर मॉडल्स। तो या तो आप उसको नॉर्म्स कह सकते हैं, ठीक, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो भी क्या है, कॉन्शियस मॉडल है। ठीक, या होममेड मॉडल कह सकते हैं आप, या इनसाइडर मॉडल कह सकते हैं। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इसको इनसाइडर मॉडल कहा है, इनसाइडर्स मॉडल कहा है। ठीक, तो ये सारे कॉन्शियस मॉडल के नाम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्शियस मॉडल के कौन कौन से नाम है, होममेड मॉडल्स, नॉर्म्स एंड इनसाइडर्स मॉडल। इन्होंने होममेड मॉडल मानदंड या जिसे लेवी स्ट्रॉस इनसाइडर मॉडल कहते हैं। ठीक, तो लेवी स्ट्रॉस इसको जो है इनसाइडर्स मॉडल कहते हैं। ठीक, इसको आप मानदंड के रूप में भी देख सकते हैं या होममेड मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं जिसके नाम से सचेत मॉडल जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अनकॉन्शियस मॉडल, यानी कि अचेत मॉडल। ठीक, अनकॉन्शियस मॉडल यानी कि अचेत मॉडल। अब ये अचेत मॉडल क्या होता है, अंडर कॉन्शियस मॉडल लाई द डीपर स्ट्रक्चर। कॉन्शियस मॉडल में क्या चीजें होती हैं, डीपर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, जो सोसाइटी के डीपर स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉन्शियस मॉडल में आते हैं। विद विच अ सोसाइटी इज नॉट डायरेक्टली और कॉन्शियसली अवेयर ऑफ, दीज ही कॉल्ड एज अनकॉन्शियस मॉडल। जिनके बारे में सोसाइटी नहीं जानती है, जिसके बारे में डायरेक्टली सोसाइटी अपने आप को व्यू नहीं करती है, ठीक, दीज आर कॉल्ड अनकॉन्शियस मॉडल। तो ये सारे मॉडल जो है अनकॉन्शियस मॉडल माने जाते हैं। ठीक, so under conscious model lie the deeper structure with which a society is not directly or consciously aware of। ठीक, सोसाइटी उसके बारे में या तो जानती नहीं है डायरेक्टली, या मतलब उसके बारे में उसको कोई खबर नहीं होती है, तो ऐसे मॉडल को अनकॉन्शियस मॉडल कहा जाता है। अनकॉन्शियस मतलब ही बेहोशी होता है। ठीक, तो सचेत मॉडल के तहत गहरी संरचनाएं होती हैं जिनके बारे में समाज प्रत्यक्ष या सचेत रूप से जागरूक नहीं होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मॉडल्स के बारे में समाज प्रत्यक्ष रूप से या सचेत रूप से जागरूक नहीं होता है, तो ऐसे मॉडल को अचेत मॉडल कहा जाता है। उन्हें अचेतन मॉडल या अचेत मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल मॉडल। मैकेनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल मॉडल, तो हमने पढ़ लिया कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल। ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऊपर से ही पूछे जाते हैं, जैसे आपको सारे मॉडल दे दिए, कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल, मैकेनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल मॉडल, और भी जो मॉडल है वो दे दिए। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें से कौन सा मॉडल जो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन कौन से मॉडल क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने डिस्कस किया है। तो पहला हम लोग देख चुके हैं कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल, यानी कि सचेत वर्सेस अचेत मॉडल। ठीक, मैकेनिकल बनाम सांख्यिकीय मॉडल। ठीक, मशीनें,
या आप कह सकते हैं औद्योगिक बनाम सांख्यिकीय मॉडल। तो मैकेनिकल सबसे पहले, यांत्रिक बनाम कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, या यांत्रिक मॉडल कौन सा होता है। लेवी-स्ट्रॉस डिफाइंड मैकेनिकल मोड्स एज दोज मॉडल्स, मैकेनिकल मॉडल्स एज दोज मॉडल्स which exist on the same scale as the phenomena itself, जो सेम स्केल पे एग्जिस्ट करता है जैसे फिनोमेना अपने आप में एग्जिस्ट करता है, उसी सेम स्केल पे ये मैकेनिकल मॉडल एग्जिस्ट करता है। इसी को क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने मैकेनिकल मॉडल कहा है। तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए मैकेनिकल मॉडल की, या सारे मॉडल की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यांत्रिक मॉडल क्या होता है, लेवी-स्ट्रॉस ने मैकेनिकल मॉडल को उन मॉडलों के रूप में परिभाषित किया है जो घटना के रूप में ही समान पैमाने पर होते हैं, यानी कि जैसी घटना होती है उसी समान पैमाने पे यांत्रिक मॉडल भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है, यानी कि सांख्यिकीय मॉडल क्या होता है। व्हेन द मॉडल्स एंड द फिनोमेना लाई ऑफ अ डिफरेंट स्केल, जब मॉडल और फिनोमेना अलग अलग स्केल पे लाई करेंगे तो ये सेम स्केल और डिफरेंट स्केल आपको याद रखना है। सेम स्केल है तो मैकेनिकल मॉडल, डिफरेंट स्केल है तो स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक, भिन्न पैमाने पे हैं तो सांख्यिकीय मॉडल, और समान पैमाने पे हैं तो यांत्रिक मॉडल कहेंगे उसको। ठीक, when the model and the phenomena lie of a different scale they are called statistical model। जब मॉडल और परिघटना भिन्न पैमाने पे होते हैं, यानी कि घटना और जो मॉडल है वो अलग अलग पैमाने पे होते हैं, तो इसको सांख्यिकीय मॉडल कहा जाता है। ठीक, तो उन्हें सांख्यिकीय मॉडल कहा जाता है जब मॉडल और परिघटना भिन्न पैमाने पर होते हैं। तो समान पैमाने पे होंगे तो यांत्रिक मॉडल कहा जाएगा, और भिन्न पैमाने पे होंगे तो सांख्यिकीय मॉडल कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स। ठीक, सो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मॉडल को इतना डीप में नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि एक मॉडल और है जो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो तीन तरह के मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। पहला है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल, दूसरा है मैकेनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल मॉडल, और तीसरा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो पहला है सचेत वर्सेस अचेत मॉडल, दूसरा है यांत्रिक वर्सेस सांख्यिकीय मॉडल, और तीसरा है अवलोकन और प्रयोगात्मक मॉडल। ठीक, अवलोकन और प्रयोगात्मक मॉडल। ठीक, फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी माने जाते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस वाज नोन एज फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, संरचनात्मक निर्विज्ञान के जनक माने जाते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। संरचनात्मक निर्विज्ञान के जनक माने जाते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। नेक्स्ट आता है फिनोम्स की बात करते हैं। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस फिनोम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, फिनोम्स क्या होते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये भी कॉन्सेप्ट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने ही डिस्कस किया है। जस्ट एज जैकबसन यूज फोनीम्स, ठीक, टू डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, जैसे जैकबसन ने फोनीम्स का इस्तेमाल किया है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए। फोनीम्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक, कि जैसे जैकबसन ने फोनीम्स का इस्तेमाल किया है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए, लेवी-स्ट्रॉस एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स दैट ही कॉल्ड माइथी। तो इसी तरह लेवी-स्ट्रॉस ने जो है एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज किया है, जिसको उन्होंने माइथीम्स कहा है, यानी कि उन एलिमेंट्स को माइथीम कहा है। ठीक, उन एलिमेंट्स को क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने माइथीम्स कहा है। ठीक, तो लेवी-स्ट्रॉस एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स दैट ही कॉल्ड माइथीम्स। जैसे जैकबसन ने भाषाई संरचना का वर्णन करने के लिए स्वरों का उपयोग किया है। स्वर, जो फोनीम्स होते हैं वो स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं उसको। तो स्वर का इस्तेमाल करके जैकबसन ने भाषाई संरचना को बताया है कि किस तरह से भाषा की संरचना हुई है। ठीक, उसी तरह लेवी-स्ट्रॉस ने जो है अलग अलग तथ्यों, उन तथ्यों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया है, यानी कि लेवी-स्ट्रॉस ने तथ्यों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया है, और उन तथ्यों को लेवी-स्ट्रॉस माइथीम्स के नाम से जानते हैं। ठीक, माइथीम्स या आप कह सकते हैं बता रहे थे हिंदी इसकी क्या होती है माइथीम की।
पौराणिक, ठीक, माइथीम यानी कि पौराणिक। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद आता है माइथीम कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ रिलेशनशिप। माइथीम जो है, माइथीम के अंदर क्या होता है, बंडल्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि बहुत सारे रिलेशनशिप होती हैं विच प्रोड्यूस मीनिंग, जिसके जरिए मीनिंग को प्रोड्यूस किया जाता है, जो मीनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ही डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल माइथीम, उन्होंने कभी भी एक इंडिविजुअल माइथीम को स्टडी नहीं किया है, बल्कि उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टडी किया है। अलग अलग माइथीम को अलग अलग करके उनकी स्टडी नहीं किया, बल्कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया है। सो माई थीम कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ रिलेशनशिप which produce meanings. He does not study the individual my theme but the relationship between them. माई थीम में संबंधों के मॉडल होते हैं जो अर्थ उत्पन्न करते हैं। तो माई थीम में क्या है, संबंधों के मॉडल होते हैं, बंडल होते हैं जो अर्थ को उत्पन्न करते हैं। वो व्यक्तिगत माई थीम का अध्ययन नहीं करते हैं। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो है व्यक्तिगत माई थीम का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उनके बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, उनके बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अलायंस थ्योरी। अलायंस थ्योरी क्या है, गठबंधन सिद्धांत। अलायंस थ्योरी यानी कि गठबंधन सिद्धांत। द अलायंस थ्योरी आल्सो नोन एज द जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ठीक, अलायंस थ्योरी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस। अलायंस थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस कहा जाता है। द अलायंस थ्योरी आल्सो नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग किनशिप रिलेशनशिप। तो अलायंस थ्योरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किनशिप रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए किया जाता है। किनशिप रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए अलायंस थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस फील्ड की स्टडी है, किस फील्ड की थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिस्ट की। ठीक, स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग किनशिप रिलेशनशिप। द अलायंस थ्योरी आल्सो नोन एज द जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग किनशिप रिलेशनशिप। गठबंधन सिद्धांत क्या होता है, गठबंधन सिद्धांत जिसे आदान प्रदान के समान सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो गठबंधन सिद्धांत को आदान प्रदान के समान सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ये रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक संरचनावादी पद्धति है। तो रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने के लिए गठबंधन सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है, और क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने गठबंधन सिद्धांत का इस्तेमाल जो है रिश्तेदारी को समझने के लिए किया। ठीक, अलायंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इंसेस्ट टबू। तो अलायंस थ्योरी किस पे बेस्ड होता है, इंसेस्ट टबू पे बेस्ड होता है। ठीक, according to it only this universal prohibition of incest pushes human group towards exogamy। तो एक बार हम लोग पहले इंसेस्ट टबू देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये अलायंस थ्योरी है। ठीक, तो यहाँ पे इंसेस्ट टबू है, पहले हम लोग इंसेस्ट टबू पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि अलायंस थ्योरी क्या होती है। तो इंसेस्ट टबूज क्या होते हैं, that is every culture prescribed sexual relationship between some kin categories, prescribed sexual relationship between some kin categories, but the particular categories of kin with whom sexual relationship were prohibited varied from one culture to next। तो ये कहते हैं इंसेस्ट टबू क्या है कि हर सोसाइटी जो है, हर कल्चर, हर सोसाइटी एक प्रिस्क्राइब करता है कि आप किन कौन से कैटेगरी के किन के साथ, यानी कि आपके जो रिलेशन में आते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनमें कौन से रिश्तेदार के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकते हैं और किन के साथ नहीं रख सकते हैं। ये हर सोसाइटी टू सोसाइटी और कल्चर टू कल्चर अलग अलग होता है। जैसे अगर आप हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में कजिन्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो गलत माना जाता है, ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन मुस्लिम में आप कजिन्स के साथ शादी कर सकते हैं, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक, सो इसी तरह यही यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी ये अलग होता है, हर सोसाइटी हर कल्चर में। तो जो ये रोक है कि आप जो है अपने रिश्तेदार के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, उसी को इंसेस्ट टबू कहा जाता है। इंसेस्ट का मतलब ही होता है जो करीबी रिश्तेदार होते हैं। ठीक, टबूश, टबूश मतलब रोक। ठीक, दिस इज
दैट इज एवरी कल्चर प्रेस्क्राइब सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन सम किन कैटेगरीज। तो कुछ किन कैटेगरीज के बीच में, यानी कि कुछ रिश्तेदार के बीच में आप सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकते हैं, बट द पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ किन विद हुम सेक्सुअल रिलेशनशिप वर प्रोहिबिटेड। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड होता है, उसके उस पर रोक होती है। वेरिड फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, यानी कि ये कल्चर टू कल्चर अलग अलग होता है। हर कल्चर में कुछ तरह के रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो जिनमें कुछ कल्चर में सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रेस्क्राइब्ड हो, लेकिन कुछ कल्चर में उसी रिलेशनशिप को लेकर वहां पे प्रोहिबिटेड हो। ठीक, तो इसीलिए कहा गया कि ये कल्चर टू कल्चर इंसेस्ट टबू अलग होता है। He posited that in being not only universal but also culturally variable, ठीक, incest taboo marked humanity's transition from nature to culture। ठीक, उन्होंने कहा है कि इन बीइंग नॉट ओनली यूनिवर्सल, तो ये यूनिवर्सल है। इंसेस्ट टबू क्या है? यूनिवर्सल है, यानी कि हर सोसाइटी में इंसेस्ट टबू पाया जाता है। किसी न किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए मना किया जाता है। जैसे हर समाज में आप देखेंगे मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में या अपने खुद के सिबलिंग के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए हर समाज गलत मानता है। तो ये इसीलिए इसको कहा गया कि ये क्या है? यूनिवर्सल है, बट ऑल्सो कल्चरली वेरिएबल। तो ये यूनिवर्सल के साथ साथ कल्चरली वेरिएबल है। कल्चरली वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि हर कल्चर में ये अलग अलग होता है। हर कल्चर में अलग अलग होता है। कुछ रिश्तेदार के साथ एक कल्चर में हो सकता है कि वहां पे प्रोहिबिटेड ना हो, लेकिन दूसरे कल्चर में उसी रिश्तेदार के साथ प्रोहिबिटेड हो सकता है। जैसे हमने कहा कि हिंदू कल्चर में क्या है, हिंदुइज्म में क्या है, कजिन के साथ एक तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, वहां पे शादियां नहीं हो सकती, लेकिन मुस्लिम में ऐसा होता है। ठीक, इंसेस्ट टबूज मार्क्ड ह्यूमैनिटीज ट्रेडिशन ट्रांजिशन फ्रॉम नेचर टू कल्चर। इंसेस्ट टबू जो है ह्यूमैनिटीज को मार्क किया है फ्रॉम नेचर टू कल्चर। ठीक, अर्थात प्रत्येक संस्कृति में कुछ नातेदारी श्रेणियों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन रिश्तेदारों की कुछ विशेष श्रेणियां हैं जिनके साथ यौन संबंध को प्रतिबंध किया गया है। ठीक, तो कई श्रेणी ऐसी हैं जिसमें जो है प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ रिश्तेदारों के साथ आप जो है यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन कुछ श्रेणी के रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके बीच में यौन संबंध नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ये जो यौन संबंध नहीं बनाया जा सकता उसी को व्यभिचार वर्जनाएं कहा जाता है। ठीक, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में भिन्नति, तो ये एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में अलग अलग होता है। तो आप समझ गए हैं कि कैसे अलग अलग होता है। उन्होंने कहा है कि न केवल सार्वभौमिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से परिवर्तनशील होने के नाते अनाचार वर्जनाएं, यानी कि व्यभिचार वर्जनाएं जो है वो प्रकृति से संस्कृति में मानवता के संक्रमण को चिन्हित किया है। यानी कि एक मानवता होनी चाहिए, और जैसा प्रकृति में होता है, प्रकृति से संस्कृति में मानवता के संक्रमण को चिन्हित किया है। यानी कि कुछ रिश्तेदार के साथ आप यौन संबंध में आ सकते हैं, कुछ के साथ नहीं आ सकते हैं। जिनके साथ नहीं आ सकते उसी को व्यभिचार वर्जनाएं कहा जाता है, और ये सार्वभौमिक होता है, तकरीबन हर समाज में पाया जाता है। ठीक, हर समाज में इसकी कुछ न कुछ कैटेगरी पाई जाती है, और एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में ये अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं इंसेस्ट टबू। अब समझते हैं अलायंस थ्योरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि अलायंस थ्योरी में क्या है या गठबंधन सिद्धांत में क्या है। हम इसको इस थ्योरी का इस्तेमाल किनशिप रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए करते हैं, यानी कि रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक संरचनावादी पद्धति है। ठीक, उसके बाद अलायंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इंसेस्ट टबू। अलायंस थ्योरी किस पे बेस्ड है? इंसेस्ट टबू के बेस पे। अकॉर्डिंग टू इट ओनली दिस यूनिवर्सल प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट पुशेस ह्यूमन ग्रुप टुवर्ड्स एक्सोगेमी। और इसी इंसेस्ट टबू की वजह से अलायंस थ्योरी ये मानती है कि इसी इंसेस्ट टबू की वजह से जो ह्यूमन ग्रुप है वो एक्सोगेमी को फॉलो करते हैं। एक्सोगेमी मतलब आउटसाइड ग्रुप शादी करना, आउटसाइड ग्रुप मैरिज करना। ठीक, सो आप अपने ग्रुप के अंदर नहीं शादी कर सकते क्योंकि ये इंसेस्ट टबू है, इसीलिए आप दूसरे ग्रुप में शादी करेंगे। जैसे गोत्र में, अपने गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते तो दूसरे गोत्र में करेंगे। आपका गोत्र अलग है, दूसरे का गोत्र अलग है। ठीक, तो अपने गोत्र में नहीं कर सकते, दूसरे के गोत्र में कर सकते। अपने गोत्र में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंसेस्ट टबू। ठीक, तो ये अलायंस थ्योरी ये मानती है कि ये इंसेस्ट टबू की वजह से एक्सोगेमी आया। ठीक,
एंसेस टबू की वजह से जो ह्यूमन ग्रुप है वो आउटसाइड ग्रुप मैनेज करने के लिए तैयार हुए। गठबंधन सिद्धांत क्या है? अनाचार निषेध पर आधारित है। तो ये किस पे है? अनाचार निषेध पर ही आधारित है। इसके अनुसार अनाचार का ये सार्वभौमिक निषेध ही मानव समूहों को बहिर्विवाह की ओर धकेलता है। तो ये यही अनाचार निषेध जो है यही मानव समाज को क्या करता है? बहिर्विवाह की तरफ धकेलता है, यानी कि उनको बहिर्विवाह करने पे मजबूर करता है। बहिर्विवाह किसको कहते हैं? अपने समूह से बाहर शादी करना। जैसे हम लोगों ने गोत्र की बात की, तो आप अपने गोत्र में नहीं शादी कर सकते क्योंकि ये अनाचार निषेध है। ठीक, ये अनाचार निषेध है। ठीक, तो आप अपने ग्रुप से, अपने गोत्र से बाहर शादी करेंगे, यानी कि आप अपने समूह से बाहर जाके शादी कर रहे हैं। तो इसीलिए गठबंधन सिद्धांत ये कहता है कि चूंकि अलायंस थ्योरी किस पे बेस्ड है? अनाचार निषेध पे बेस्ड है, और ये अनाचार निषेध ही है जिसने पूरे ह्यूमन समाज को, पूरे जो मानव समाज है उसको बहिर्विवाह की ओर धकेलता है, बहिर्विवाह के लिए मजबूर करता है। ठीक, Thus, inside a given society, certain categories of kin are forbidden to intermarry. ठीक, सो एक सोसाइटी में कुछ कैटेगरी के किन जो होते हैं उनके बीच में शादी करना वो फॉरबिडन होता है, मतलब वो सही नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार किसी दिए गए समाज के भीतर कुछ श्रेणियों के रिश्तेदारों को अंतर विवाह करने से मना किया गया। जैसे गोत्र के बीच में अंतर विवाह करने के लिए मना किया गया। ऐसे कुछ श्रेणी के जो रिश्तेदार होते हैं उनके बीच में अंतर विवाह करने के लिए मना किया गया है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, he suggested that the principle of reciprocity essentially the recognition that gives set up a series of mutual obligation between those who give and receive them lies at the heart of human culture। तो ये एक तरह का गिफ्ट के एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी मतलब कोई चीज देना और लेना। ही सजेस्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी essentially the recognition that gives set up a series of mutual obligation। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या है कि जब आप गिफ्ट देते हैं किसी को तो एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन सेटअप होता है दोनों के बीच में। जो गिफ्ट दे रहा है और जो गिफ्ट ले रहा है दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन हो जाते हैं कि आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, वो आपका एक दोस्त हो जाएगा क्योंकि आप आपस में गिफ्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं। आपने उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया तो ये ऑब्लिगेशन है कि वो आपके बर्थडे पे भी वो गिफ्ट देगा। ठीक, सो यही है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। He suggests that the principle of reciprocity is essentially the recognition that gifts set up a series of mutual obligation between those who give or receive them। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो गिफ्ट दे रहा है और जो ले रहा है दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन हो जाता है। लाइज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, ये ह्यूमन कल्चर के हार्ट में ही लाइज करता है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, पारस्परिकता का सिद्धांत क्या है? उन्होंने सुझाव दिया कि पारस्परिकता का सिद्धांत अनिवार्य रूप से मान्यता है कि उपहार उन लोगों के बीच में आपसी दायित्वों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं जो उन्हें देते और प्राप्त करते हैं मानव संस्कृति के केंद्र में। तो ये मानना है, पारस्परिकता का सिद्धांत क्या है कि ये मानना कि जो उपहार है वो एक दूसरे के बीच में, जो उपहार को देते हैं और जो उपहार को लेते हैं उन दोनों के बीच में एक आपसी दायित्व बनाता है, एक आपसी दायित्व का एक श्रृंखला बनाता है जो मानव संस्कृति का एक केंद्र है। ठीक, जो मानव संस्कृति का एक केंद्र है। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।